नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज कश्मीर से पहली खबर है जो उसमें एक सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और पुलवामा में 2 खूंखार आतंकवादी मारे गए। इसके बाद किश्तवाड़ से एक खबर आ रही है कि यहाँ उमर अब्दुल्ला ने एक मलाल जताया है कि अगर हमारी सरकार पीडीपी के साथ बनती तो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से कभी ना हटता। और तीसरा, आज वर्ल्ड एड्स डे है जिसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुलवामा में, जहाँ हमारी सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी जो है मारे गए हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान का है और एक जो है दूसरा जो आईडीज बनाने में एक्सपर्ट्स था। सेना का कहना है कि इनको बहुत देर से इनकी तलाश थी और आज मौका मिला उन्हें उनका घेराव करके और इनकाउंटर में हुआ उनके, उसमें दोनों आतंकवादी मारे गए आज। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना का जो जितनी मुठभेड़ें हमने सुनी और देखी हैं उसमें कोई विवाद नहीं खड़ा होता और वो उन ड्रेनेड टेररिस्टों के उनके निशाने पे होते हैं जो पाकिस्तान मूल के मोस्टली होते हैं। और ये पाकिस्तान मूल का जो है ये जैश ए मोहम्मद का बताया गया और आईडी एक्सपर्ट आपने बताया ही है, इसकी कई मामलों में तलाशी से खिलाफ कई एफआईआर थी। तो इस पे इसलिए इन एनकाउंटर पे कोई घाटी लीडर नहीं बोल पाएगा क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि ये मुठभेड़ में मारे गए हैं। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार एलओसी पे दबाव है इन्फिल्ट्रेशन का और ड्रग्स पकड़ी जा रही है, तो आने वाले दिनों में सुरक्षा एजेंसियों को मालूम है कि चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। वो नॉर्थ कश्मीर से भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। तो उन्होंने ये तो मुबारक हम तो सेना को देंगे। सेना ने जिस प्रकार इन दुर्दांत आतंकियों को मार गिराया, और दूसरा सेना ने आज आईजी कश्मीर के साथ बैठक की है, जो सेना के कमांडर हैं, जो हमारी 15वीं कोर के जीओसी साहब हैं, पांडे साहब, उनके साथ, और उनमें तय किया गया कि आने वाले दिनों में क्या चुनौतियाँ उससे हम उसको कैसे निपटते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सेना बाखूबी इन चीज़ों को देखती है, समझती है, और सेना की हमेशा कोशिश होती है कि वो किसी विवाद में ना फंसे। अगर टेररिस्ट है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कहीं भी छिप पूरी कोशिश है सेना की, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ गिरना शुरू हो गई है और पाकिस्तान की भी यही मंशा है कि बर्फ गिरने से पहले जितने आतंकवादी धकेल सके। और सेना की ये एक, जैसे आपने कहा, आज मीटिंग हुई है, इसमें इसी बात पे चर्चा हुई है कि सर्दियों में इन आतंकवादियों के साथ किस तरह से निपटा जाए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने किश्तवाड़ में, हमने कल भी एक चर्चा की थी आजाद साहब के ऊपर कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर 370 एक मसला बनता जा रहा है। जैसे पिछली दूसरी स्टेटों में, राज्यों में चुनावों में मुद्दा बन गया था, अब आपकी बार जम्मू कश्मीर में 370 35 का मुद्दा बनता जा रहा है। और आजाद की स्टेटमेंट को लेकर आज उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में एक स्टेटमेंट दी है, एक पब्लिक मीटिंग में भी कहा उन्होंने कि हमें मौका मिला। हमने कहा था पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद को कि हम आपसे मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं, हम आपसे मंत्रिमंडल कुछ नहीं चाहते, कोई चीज नहीं चाहते, लेकिन आप हमारे साथ मिलकर सरकार बनाए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और वही बात हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वह हमारी बात मान जाते तो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 ना हटता और 35 से ना हटते, ना यहाँ के हालात बिगड़ते। आज उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में भी कहा है। बिल्कुल। देखिए, उमर अब्दुल्ला और फारूक साहब में बहुत फर्क है। फारूक साहब आमतौर पे इस प्रकार की विवादित, मतलब कि स्टेट की पॉलिटिक्स में विवादित बयान देते हमेशा परहेज करते हैं, वो नेशनल लेवल पे कुछ भी बोले। उमर अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। इनको ये समझ नहीं आता कि ये जो गोली चला रहे हैं कि बैकफायर हो रहा है या आगे वाले को लग रहा है। तो देखिए ना, हैरत की बात यह है कि गुपकार में दोनों एक हैं, बिल्कुल पीडीपी और ये दोनों, और अपने ही सहयोगी पर वो फायर कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती के वालिद पर, जो अब है नहीं दुनिया में। अब कहा या नहीं कहा वो तो ऊपर जाके कंफर्म करेंगे नहीं, लेकिन ये इससे लगता है कि उमर अब्दुल्ला के मन में कितनी टीस है कि उस तरह हमारी सरकार बनी होती तो हालात ना होते। और मुझे लग रहा है ये चूंकि चुनावी एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आजाद साहब भी मीटिंग कर रहे हैं, रमन भल्ला भी कर रहे हैं, बीर भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, और ये उमर अब्दुल्ला तो जाहिर है जगह जगह। और इन्होंने जो बयान दिया है,
हमारा मानना है कि इस पे महबूबा मुफ्ती लाजमी तौर पे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि उनके वालिद के ऊपर इतना इन्होंने बयान दिया है, गंभीर आरोप लगाया है कि उनसे बात हुई थी, अगर वो मान जाते तो आज 370 की टूटती। इसका इन परोक्ष रूप से उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को दोषी ठहराने की कोशिश किया है कि उन्होंने समझौता किया, इसलिए बीजेपी आई और बीजेपी यहाँ मजबूत हुई और 370 टूटी। तो मैं समझता हूँ कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान जो है, ये उन्हीं के अपने गठबंधन को तो कमजोर करेगा ही, और बल्कि हो सकता है आने वाले दिनों में महबूबा मुफ्ती अगर इस तरह का एक आध और बयान आता है उमर अब्दुल्ला का, तो हो सकता है गुप्कार में रहने के लिए भी कोई पुनर्विचार करे, समीक्षा करे कि रहना या अलग होकर इनसे लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल सही कहा आशीष जी। अगर हम वापस जाएं फिर दोबारा उस समय को देखें, उस वक्त सरकार बन नहीं रही थी, बिल्कुल। तो सभी क्यास लगाए जा रहे थे, कभी पीडीपी और कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। बिल्कुल। इस बात से भी नहीं मना कर सकते थे बिल्कुल। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की भी सरकार बन सकती है। बिल्कुल। तो कहीं वो मलाल तो नहीं, कहीं हमसे मिलकर सरकार नहीं बनाई, पीडीपी से सरकार बना ली, ये आज मलाल उनका सामने आ रहा है सरकार ना बनाने का। बिल्कुल उनके मन में टीस और मलाल है कि हम अगर सत्ता में होते तो क्या होता। लेकिन हैरत की बात है अदर जी, मैं 2014 का मैंने कश्मीर विधानसभा चुनाव लंबे अरसे तक वहाँ कवर किया और मैंने देखा कि किस तरह भाजपा के नई दिल्ली के बड़े से बड़े नेता लेके लोकल सब पीडीपी पे तमाम तरह की बातें कह रहे थे, पाकिस्तान की पार्टी है, फलानी है, हाथ में नमक पकड़ती है, डंडा पकड़ती है, तो पाकिस्तानी नमक लेके कस्में उठवाई जाती हैं। लेकिन जब इनका समझौता हुआ था, वास्तव में सब रह गए थे कि एक पूरब एक पश्चिम, बिल्कुल समझे ना, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बात थी। तो मैं समझता हूँ कि उस समय जो समझौता, उस समय राजनीतिक विशेषज्ञ ये जरूर लाजमी तौर पे कहना शुरू कर दिया था कि आज समझौता भले हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में दोनों ही दलों को, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये पीडीपी हो या बीजेपी हो, इनको जवाबदेही होगी इनकी चुनाव में। जब चुनाव में उतरेंगे तो अगर बीजेपी फिर हमला महबूबा करेगी तो पूछेंगे भाई तुम पहले तो सरकार बनाई है, और बीजेपी अगर हमला करेगी चुनाव में तो लोग पूछेंगे भाई तुमने पीडीपी से समझौता क्यों किया। तो मैं समझो बड़ा दिलचस्प होगा अगर चुनाव इस साल हो, अगर आने वाले साल में होते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं क्या पता कि 5 स्टेटों के क्या नतीजे आते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार में रुचि लेती है नहीं लेती। लेकिन ये है कि सियासी मोल चुनाव को लेकर बनता जा रहा है, और ये भी कहते हैं सियासत और जंग में सब कुछ जाएगा, सब कुछ जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज बात कर रही है, इससे पहले वो सत्ता की जो मलाई आप कहते हैं वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ चख चुकी है, जम्मू में भी, म्युनिसिपल काउंसिल में भी और केंद्र में भी। और ये नहीं हम कह सकते कि वो अछूत है किसी ना जी ना। उमर अब्दुल्ला खुद विदेश राज्य मंत्री हैं वाजपेयी साहब की सरकार में, ये किस मुंह से उसका विरोध का अछूत कह रहे हैं। तो इनको अपनी भी चादर देखनी होगी कि कितनी मैली है। आप दूसरे पे तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कसूर कम कसूरवार वैली के लोग। यही वजह है जब इनको हिरासत में लिया गया 370 टूटने के बाद, एक भी इनके पक्ष में मुजाहरा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात। लोग इसलिए खुश थे, कश्मीरी से हमारी कई कश्मीरियों से बात होती थी, दबी जुबान में वो बात करते थे कि अच्छा हुआ चूंकि ये दिल्ली के एजेंट से, इस तरह की भाषा कश्मीरी बोलते रहे। तो मैं समझता हूं कि इनको भी पता है कि हमारे भी दामन पे दाग है, अगर तुम बीजेपी के खिलाफ पीडीपी को कटघर में खड़ा करोगे तो पीडीपी भी कल को बोलेगी भाई तुम भी तो उनके झुरियों में जाके बैठे थे। तो एक नया पंडारा बक्स मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला ने खोला है, और ये बयान इनका पीछा लाजमी तौर पर लंबे अरसे तक करेगा। जी स्थिति जी, आज 1 दिसंबर है, इसे वर्ल्ड एड्स डे के नाम से मनाया जाता है। आपको पता ही है कि 80 के दशक में जिस तरह से इसका प्रकोप था और कितनी बुरी हालात थी, और इसे जागरूक करने के लिए ये आज का दिन रखा गया था, लोगों को जागरूक किया गया। और अब चूंकि काफी एड्स के ऊपर काबू पा लिया गया है और अब ये बीमारी ना के बराबर रही है भारत के अंदर, लेकिन जिस तरह से ये आई थी उसका बहुत ही भयानक रूप था। अब तो चूंकि एक नया भयानक रूप सामने आ रहा है, तो हमें इसी से कम एड्स डे के दिन यही सीख लेना चाहिए। जिस तरह हमने उसको खत्म किया, उसके ऊपर हमने प्रचार किया, उसके ऊपर सब चीजें की, इसी तरह हमें कोरोना के लिए भी करना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से नया वेरिएंट सामने आ रहा है उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है। जैसे आप श्रीनगर के कश्मीर के अंदर भी उन्होंने क्वारंटाइन के लिए विदेशियों के लिए अलग से कुछ हॉस्पिटल्स बना दिए हैं। मतलब खतरा आने के चांसेस बहुत है। तो हमें इस एड्स डे के दिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल भयावह, पूरी दुनिया में भयावह स्थिति बनी थी। एड्स का पूछते थे यार, उसको एड्स से मर गया, वो एड्स से मर गया। और एड्स ने भारत को भी काफ़ी
बेचैन और परेशान किया था। बड़ी मौतें हुई थी भारत में भी। अफ्रीका से आई थी बीमारी, सारी दुनिया में फैली। इस प्रकार ये जो नया एक वेरिएंट आया कोरोना का, ओमिक्रॉन, वो भी अफ्रीका से आया है। जी जी इससे सह समझा जा सकता है कि वो कितना भयावह रूप ले सकता है। लोग, मैं आज भी सिटी में होकर आया हूँ, देखता हूँ लोग आज भी लापरवाही के साथ बिना मास्क घूम रहे हैं। मेट्राडोरें ऐसे चल रही हैं जैसे किसी मेले में जा रहे हो, बिना मास्क लगाए। ना ड्राइवर लगाते हैं, ना कंडक्टर लगाते हैं। हम अपने कार्यक्रम कई बार कह चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कड़ाई क्यों नहीं बरतता, क्यों नहीं अचानक औचक चेकिंग होती गाड़ी रोक के कि मास्क लगा रखा नहीं लगा रखा। चूंकि लोग भी भय, कहते हैं भय बिन प्रीत नहीं होती। लोग भी कानून के डंडे से मानते हैं। लोग कहते हैं ना डंडा गल चलता है, कई बार डंडा वाजिब लगता है, इसलिए कि जब आप नहीं लगाओगे, इतनी भयावह बीमारी को दावत दोगे, तो भैया सख्ती तो बरती जाएगी। और एक अच्छी बात यह है कि आप शालामार जाएंगे, वहाँ एक मेडिकल स्टाफ, 2-4 पुलिस वाले, वो इतने चौकन्ने हैं कि बिना मास्क कोई आता है उसका टेस्ट करते हैं। फिर लोग यहाँ वहाँ करते हैं जी छोड़ दो जी, कोई अच्छी बात थोड़ी। आप मास्क लगाइए, कौन सा बहुत महंगी चीज है, 5-10 रुपये मास्क आजकल मिल रहा है। आप अपने को भी बचाओ, लोगों को बचाओ। नहीं लगाओगे लोगों को खतरे में डालोगे आप भी। तो मैं समझो एड्स दिवस पर ये जागरूकता जो आज भी याद की जाती है एड्स को लेकर, तो मैं समझता हूँ ये ओमिक्रॉन या दूसरे वेरिएंट जो आ रहे हैं लगातार में, ये जाने वाला नहीं है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक ये कह रहे हैं ये नए से नए रूप में तब्दील होता रहेगा। अब जरूरी बन गया है कि आपको अपने जीवन में मास्क को एक जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, सैनिटाइजर को, सोशल डिस्टेंसिंग को। ये अच्छा बात है, जागरूकता अभियान चलाए। जी 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 श्री जी, किसानों के जो तीनों बिल थे वो तो वापस ले लिए गए, लेकिन अभी तक भी किसान धरने पे बैठे हुए हैं। किसानों के 2 गुट बने हुए हैं। एक तो पंजाब की तरफ का, जो पंजाब हरियाणा का है, दिल्ली का जो है, वो इसके आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा गुट अभी शायद नहीं खत्म करना चाहता। इनके ऊपर अभी भी बहस चल रही है और 4 दिसंबर को शायद कोई इनका फैसला होगा। ये एक मतलब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि जब कानून भी वापस ले लें, इनकी बात भी मानी गई है, फिर भी अभी तक इनकी वापसी शुरू नहीं हुई। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बीते कल भी पंजाब के जो जत्थेबंदी हैं उनकी बैठक हुई है। आज हरियाणा की जत्थेबंदियों की बैठक चल रही है और यूपी की भी चल रही है। तो मतलब ये समझ लीजिए पिछले 48 घंटे से बड़ी सक्रियता है किसान मूवमेंट के अंदर। और कुछ किसान नेता ये कहते हैं कि अगर सरकार एमएसपी पे हमें एक भरोसा दिलाती है, मजबूत भरोसा, तो हम लोग लौट सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अकेले हरियाणा के अंदर 50,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान, और राज्यों में, पंजाब में भी हुए हैं, दिल्ली में भी हुए हैं, यूपी में भी हुआ। वो केस एक मुश्त वापस होने चाहिए। और अभी और मांगे भी वो कह रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को जो मीटिंग है राकेश टाकेश, तो अभी भी हुंकार भर रहे हैं कि नहीं, अगर सरकार हमारी एमएसपी पे लीगल पार्लियामेंट में या किस तरीके से हमें वो नहीं देती है भरोसा, तो हम उस पर आंदोलन पर अगली कार्रवाई सोचेंगे। बाकी निर्णय 4 तारीख को पता चलेगा कि आंदोलन चलेगा या उस दिन समापन आंदोलन का हो जाएगा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।